गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर से जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक है पाठ्यक्रम निर्माण के आधार, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और इस प्रकार बालक की शिक्षा की व्यवस्था समाज के द्वारा ही होती है। सबसे पहले तो बालक अपने परिवार से सीखता है और उसके बाद समाज से वो शिक्षा ग्रहण करता है। उसी तरह समाज भी स्कूलों से, विद्यालयों से ये अपेक्षा करती है कि विद्यालयों में शिक्षा इस प्रकार से दी जाए कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसका न केवल संरक्षण हो बल्कि उसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी की जाए। इस प्रकार पाठ्यक्रम जो है व्यक्ति और समाज इससे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ है। अर्थात पाठ्यक्रम निर्माण के आधार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमें तीन मुख्य स्तंभ हमें देखने को मिलती है। पहला हो गया समाज, व्यक्ति और जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है। अब हम बात करेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण में जो हमारे महत्वपूर्ण आधार हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसे 4 आधारों में बांटा गया है। पहला है दार्शनिक आधार, दूसरा है सामाजिक आधार, तीसरा है मनोवैज्ञानिक आधार और चौथा है वैज्ञानिक आधार। तो अब हम एक एक करके सारे आधारों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला जो है दार्शनिक आधार, अर्थात इस आधार पे जो इसे हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है आदर्शवाद, दूसरा है प्रकृतिवाद, तीसरा है प्रयोजनवाद और चौथा है यथार्थवाद। अर्थात आदर्शवाद अर्थात आइडियोलिज्म। ये क्या है? आदर्शवाद का जो एक मुख्य एक हम वाक्य कह सकते हैं कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। आदर्शवाद आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ है, वो विचारों से जुड़ा हुआ है, अनुभूति के साथ उसका संबंध है। उसका कहना है कि जो ब्रह्म है यानी कि जो परम पिता परमात्मा है, ईश्वर है, वो सत्य है और ये जो दुनिया है, ये संसार है, ये जगत है, ये मिथ्या है। अर्थात वो ईश्वर की भक्ति पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन इस संसार को वो नश्वर मानते हैं। वो आत्मा को, जो हमारे शरीर में बसने वाले आत्मा को सत्य मानते हैं और इस शरीर को नश्वर मानते हैं। और इसलिए आदर्शवाद में शिक्षा का उद्देश्य जो कहा गया है, चरित्र का निर्माण करना, भक्ति पे बल देना, आध्यात्मिक उन्नति पे ये ज़्यादा बल देता है। तो इसलिए इसके अनुसार क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम में किन किन विषयों का स्थान दिया जाना चाहिए, ये हम लोग देख लेते हैं। साहित्य, कला, संगीत, भूगोल, इतिहास, गणित, शिल्पकला, पाकशास्त्र आदि। दूसरी बात हम करें प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। तो ये बालक की व्यक्तित्वता और स्वतंत्रता पर बल देता है। इसका कहना है कि बालकों का डेवलपमेंट होना चाहिए और वो स्व अनुशासन, अर्थात उसमें किसी भी शिक्षक के प्रभाव को कम करने की बात कही गई है, जिसमें कि बच्चों को प्रमुख स्थान दिया जाए और शिक्षक का स्थान पर्दे के पीछे हो। लेकिन आदर्शवाद में क्या बात था कि शिक्षक सर्वोपरि होते थे और जो स्टूडेंट होते हैं वो उनका जो स्थान होता है वो गौण होता है, निम्न होता है। लेकिन प्रकृतिवाद में ये बात कही गई कि शिक्षक का स्थान निम्न होगा और बालक का स्थान ऊंचा होगा। और बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की ये बात करता है। तो इसके अनुसार पाठ्यक्रम में क्या क्या स्थान होना चाहिए? व्यायाम, खेलकूद, तैरना, भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान आदि। अर्थात प्रकृतिवाद से ही ये बात सामने आती है कि बच्चों को प्रकृति के निकट शिक्षा दिया जाए, समाज से दूर। अब हम लोग बात करते हैं प्रयोजनवाद, प्रैग्मैटिज्म।
ये क्या है, बालक को इसमें केंद्र बिंदु माना गया है, उसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इसमें पाठ्यक्रम में कला, भाषा, गणित, काष्ठकला, कटाई, बुनाई, दुकानदारी, सामाजिक क्रियाएं, व्यवसाय आदि पे बल देने की बात कही गई है। चौथी बात करें यथार्थवाद, रियलिज्म, तो इसमें बुद्धि एवं विवेक को महत्व दिया गया है। ये जो कल्पनात्मक बातें हैं, आध्यात्मिक बातें, इससे ये दूर है, इसका विरोधी है। और इसका कहना है कि शिक्षा का वास्तविक जगत से संबंध होना चाहिए, बुद्धि विवेक से संबंध होना चाहिए। तो ये कौन कौन सी बात करता है कि पाठ्यक्रम में रखा जाए? ये कहता है कि प्राकृतिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, व्यावसायिक निर्देशन, प्रकृति विज्ञान, उद्योग आदि को इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, ताकि बच्चे जो है, जो यथार्थ जो हमें दिखता है उस पर ये बल देता है। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हमारा है सामाजिक आधार। सामाजिक आधार से हम एक चीज़ समझेंगे, जो इसकी जो मुख्य इसका उद्देश्य है वो है सामुदायिक या सामाजिक भावना का विकास करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा देश गणतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हैं, और इसमें गणतांत्रिक प्रणाली का मतलब ही होता है समानता की भावना का विकास करना, स्वतंत्रता का विकास करना, मनुष्य को अपनी खुद की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि हमारे भारत में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्षेत्रीयता के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर हमारा भारत अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग रूपों में, रंगों में, पोशाकों में, खान पान में बटा हुआ है। हमारे यहाँ धर्म की भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, बहुत सारे धर्म जातियाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर मानव अपने आप को अलग अलग समझते हैं, और जिसके कारण कभी कभी जो लड़ाई झगड़े या फिर उपद्रव हमें देखने को मिलते हैं, अशांति का वातावरण फैल जाता है, जो कि बहुत गलत है। इसको दूर करने के लिए जो पाठ्यक्रम में जो सामाजिक आधार है, ऐसी मुख्य बिंदुओं को शामिल किया जाए कि जिसमें विभिन्नता में एकता को प्रदर्शित करें, और बच्चे बचपन से ही इसे आत्मसात करें और अपनी सामाजिक भावना का विकास करें। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो समाज में अभी भी इतने अंधविश्वास फैले हुए हैं, इतनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं कि जो कि हमारे समाज को विकसित होने में बहुत कठिनाई पैदा करती है। जिस प्रकार दहेज प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, अभी भी बलि प्रथाएं हमें देखने को मिल जाती हैं। सामाजिक जो जैसे कि अमीर गरीब, गरीबी, निर्धनता, बहुत सारी समस्याएं हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो इन समस्याओं को किस प्रकार दूर किया जाए, किस प्रकार स्वयं की समस्याओं को सुलझाया जाए, ये सारी जो बातें हैं पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की बहुत ज़रूरत है। और ये हो गया हम लोगों का सामाजिक आधार। अब हम लोग बात करेंगे मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार से हम ये समझिए कि अभी की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो चाइल्ड साइकोलॉजी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अभी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान ना दे करके बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि बच्चों की जो रुचियों, योग्यताओं, उनकी क्षमताओं के आधार पर शिक्षा देने की बात कही जाती है। इसलिए जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जो बच्चों को रुचि प्रदान करे, उनकी जो योग्यताएं हैं उसके आधार पर हो, सरल हो, बोझिल ना हो। एक बात और मैं बता दूं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, हर बच्चे अपने आप में अलग अलग हो सकते हैं, बुद्धि के आधार पर, स्तर के आधार पर, आयु के आधार पर। तो शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो कि हर स्तर
के अनुसार, उनकी बुद्धि के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम में जो विषय है या जो भी हमारे तथ्य होंगे उसे शामिल किया जाना चाहिए, और यही है मनोवैज्ञानिक आधार। अब हम लोग अगर बात करें कि वैज्ञानिक आधार, तो वैज्ञानिक आधार में सबसे पहले हम लोग इस बात को जान लें कि अभी का जो युग है वो विज्ञान पे ही आधारित है। हम हर क्षेत्र में, हर पहलू में, हर क्षण दैनिक जीवन में या समाज में विज्ञान के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। अब अगर हम अभी कृषि की या व्यवसाय की या शिक्षा की बात करें तो इसमें वैज्ञानिक तकनीक जो होते हैं उसे अपनाया जा रहा है। किस प्रकार? एक ज़माना था कि हम क्लासरूम में बस ब्लैक बोर्ड है, सर है, चौक से हम पढ़ रहे हैं, और शिक्षक और जो स्टूडेंट है वो आमने सामने होते थे। लेकिन अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी क्या है कि हम उपग्रह के माध्यम से शिक्षक से कोसों दूर एक साथ पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहीं भी बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। तकनीकी शैक्षिक जो वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, उपग्रह लगे हुए हैं सैटेलाइट के माध्यम से, तो ये चीज़ें अभी सामने आई है। दूसरी बात, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में विज्ञान का क्या महत्व है, किस प्रकार हम उससे अपनी जो भी हमारे समस्याएं हैं उसको सुलझा सकते हैं, उसको सरल बना सकते हैं, इन बातों को ध्यान दिया जाए। दूसरी बात, हमारा समाज काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखता है कि ऐसा शायद भगवान की देन है, भाग्यवादी भी विचारधाराएँ चलती हैं कि ये भाग्य पर आधारित है। पर विज्ञान क्या कहता है कि उसे प्रमाणित करके सत्य की खोज करना। अभी एक ऐसा युग आ गया है कि मानव चंद्रमा पे कदम रख चुके हैं, मंगल ग्रह पर कदम रखा जा चुका है, वहाँ पे मानव को बसाने की बात कही जा रही है, अंतरिक्ष की सैर की जा रही है। एक समय था कि चंद्रमा को चंदा मामा के नाम से जाना जाता था, और लोग उसे एक आध्यात्मिक जगत में पूजा अर्चना के दृष्टिकोण से उनको पूजा की जाती थी। लेकिन अभी उसके साथ साथ विज्ञान इतना प्रगति कर चुका है कि उस पे पहुंच गया है, और वहाँ की प्रकृति संरचना के बारे में भी लोगों को जानकारी हो रही है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो आज के युग की अगर हम बात करें तो विज्ञान से हटकर हम कुछ अगर सोचते हैं पुरानी बातों को, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके परे, उसके अलावे अभी हमें जो सत्य पे आधारित जितनी भी चीज़ें हैं उस पर हमें चलना बहुत ज़रूरी है। और तभी हम विश्व के साथ इस जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, जो भी तकनीक आ रहे हैं, हम एक देश से दूसरे देश चले जा रहे हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी उद्योग कर सकते हैं, तो हर चीज़ में विज्ञान बहुत जरूरी है। तो इन बातों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। कृषि की बात करें तो कृषि जगत में जो पुरानी पद्धति थी ट्रेडिशनल, वो अभी कम होती चली जा रही है, और उसके स्थान पर वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से हम खेती करके, कृषि करके उसकी पैदावार को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो उसकी भी शिक्षा की व्यवस्था पाठ्यक्रम में की जा रही है। उद्योग जो धंधे हो रहे हैं, जितने भी उद्योग हैं अभी, उसमें भी वैज्ञानिक कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन कौन सा उपकरण है, उसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, और प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चों को इन चीज़ों का ज्ञान दिया जाए। आज का युग कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट का युग है, तो ये सारी जो जानकारियाँ हैं वो स्टार्टिंग में ही पाठ्यक्रम में डालने की बात की जा रही है। दूसरी बात, स्वास्थ्य विज्ञान, जो प्रकृति का विज्ञान है,
किस तरह हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हम वृद्धि करेंगे, हमारा प्रकृति डिजाइन प्राप्त करें तो किस जलवायु या फिर स्वच्छता का ये सब जो जो भी हमारे पर्यावरण में जो अभी कमियां दिख रही हैं, इसमें जो भी प्रदूषण आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दृष्टि से देखी जाने की ज़रूरत है और उन बातों को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की बहुत ज़रूरत है। तो आज हम लोग चर्चा किए कि पाठ्यक्रम निर्माण के आधार कौन कौन से हैं और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।